बॉर्डर पे निकलने से पहले मेरे एक अकाउंट में एक पंगा हो गया था। आई गो बैक टू मेरी बिकॉज माई वीज़ा इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट्स ऑन द ओल्ड पासपोर्ट। ओके या फॉलो द गेट कर दिया दिमाग ख़राब भाई। ये देखिए भाई मेरी एंट्री रिफ्यूज़ल का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, अब बंदा क्या कर ले। तो अभी मैं वापस कोचिंग जाऊंगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कैश यूज़ करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन टिकट शो हो रही थी वो भी अब दिखना बंद हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई जो टाइम एकदम सही है, आधे घंटे लेट चल रहा हूँ मैं अपने शेड्यूल से। आधे घंटे मेरे को वीडियो का थंबनेल बनाना पड़ गया था तो उस कारण से थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन कोई नहीं, आधा घंटा चलता है अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ यहाँ पे खाना खाने, और उसके बाद भाई आज मैं मेरी जो ब्रूनेई की जर्नी है वो कंप्लीट करने वाला हूँ। आज होपफुली मुझे ब्रूनेई के अंदर एंट्री मिल जाएगी। राइट नाउ आई एम इन मीरी। मीरी इज़ द लास्ट टाउन ऑफ मलेशिया इन दिस रीजन, सारावाक रीजन में, और इसके आगे फिर ब्रूनेई चालू हो जाती है। ब्रूनेई बॉर्डर यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ तक जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा कि कैसे वहाँ तक मैं जा सकता हूँ, क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, ना कोई बस जाती है वहाँ तक। वहाँ निकलने से पहले मैं यहाँ पे खाना खाने वाला हूँ। ये सामने दिख रहा है आपको खान इस्लामिक रेस्टोरेंट, ये काइंड ऑफ मिक्स इंडियन रेस्टोरेंट है। ये देखिए भाई, ये मेरा खाने होने वाला है। वैसे मैंने एक गार्लिक नान और ऑर्डर कर रखी है और साथ में एक रायता। बाकी ये जो आपको थोड़ा सा चिकन दिख रहा होगा, खाना अच्छा है। अब भाई मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से सबसे पहले मैं जो यहाँ का बस टर्मिनल है ना, वहाँ पे जाने वाला हूँ। वहाँ पे चांसेस है कि मुझे कुछ मिल सकता है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे मेन रोड पे जाके लिफ्ट ही मांगना मेरा इकलौता सहारा रहेगा, या फिर मुझे बॉर्डर तक टैक्सी लेके जानी पड़ेगी। बॉर्डर तक जो टैक्सी लेके जाऊँगा वो मुझे मलेशिया की साइड छोड़ देगी। फिर मैं इमिग्रेशन क्लियर करूँगा और इमिग्रेशन और वो सब क्लियर करने के बाद फिर मेरी ब्रूनेई के अंदर एंट्री होगी। लेकिन अभी भी मैं उस वाले पार्ट को लेकर ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि यार एंट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रूनेई का भाई इमिग्रेशन कुछ अलग ही माना जाता है। सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री है और वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड वन ऑफ द लेस फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ ऑफिसर्स, जैसा अभी तक मैंने सुना है। अब वहाँ पे जाने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस होता है वो सब मैं फिर आपके बाद बताऊंगा। ये मेरा प्री हैंड एक्सपीरियंस है, ये अभी तक मैंने जो लोगों के एक्सपीरियंस सुने उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरा अभी तक इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा अभी तक ये एक्सपीरियंस है कि यार पहले यहाँ से मलेशिया की मेरी टाउन से वहाँ तक एक बस जाती थी और वो बस अभी बंद हो गई है। अगर वो बस होती ना तो मैं आसानी से ब्रूनेई के अंदर एंट्री कर लेता। भाई बॉर्डर पे निकलने से पहले मेरे एक अकाउंट में एक पंगा हो गया था। पता नहीं बार बार KYC अपडेट करने की बात आ रही थी। मैं ना आजकल फेक अकाउंट यूज़ करता हूँ। नॉर्मली इसके अंदर कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन आज आ गई, क्योंकि ब्रूनेई में जाती मुझे पैसे निकलवाने थे। मेरे पास मैसेज आया कि भाई जल्दी से KYC कर, तो उस KYC करने में भाई मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। फ़ोन 1 हो चुका है, अभी तक मैंने यहाँ से निकला नहीं हूँ। अब मैंने टैक्सी ऑर्डर किया है फाइनली, और वो टैक्सी मुझे पहले बस स्टैंड लेके जाएगी। बस स्टैंड में मैं बात करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि यार अगला मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। कि वहाँ से चांसेस तो कम ही है, अगर कुछ भी नहीं मिला तो या तो वहाँ से मैं लिफ्ट लेके जाऊँगा, वरना फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। चांसेस हैं कि बस स्टैंड से मुझे कोई ना कोई बंदा उधर जाता हुआ मिल जाएगा। तो टैक्सी आ रही है भाई थोड़ी देर में। ब्रदर, इज देयर एनी बस टू ब्रूनेई? नो? एनी अदर टैक्सी? नो? So maybe I don't know who's going to Brunei. Maybe on the border. For the border I can do Grab, yeah. तो अभी जो टैक्सी वाले भाई हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि यार कोई आपके जान पहचान में ब्रूनेई जाने वाला है तो बता दीजिए, क्योंकि यार काफ़ी लोगों ने ना मुझे अजीब सा ट्रिप से दे दिया कि अरे की चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ जाने के लिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इन बाइक को मैंने बोला तो बाइक पर चेक कर रहे हैं। अरे मेरी ब्रूनेई के बीच में एक फेसबुक का ग्रुप है। समवन गोइंग टुडे? I don't know. So this here have a phone number. Okay, can I call? Yeah. Sure brother. तो ये टैक्सी वाले भाई मिले हैं मुझे, अब यहाँ से बॉर्डर तक उतारेंगे। ब्रदर, कैन आई कम इन द फ्रंट? ओके, थैंक यू। तो भाई साहब बता रहे हैं पेंडेमिक से पहले ना बस चलती थी, और ये काफ़ी लोगों से सुना भी था मैंने, और कई लोगों तो कह रहे थे बाद में भी चली थी, लेकिन अब वो बस बंद कर दी गई है। तो ब्रूनेई जाना है ना थोड़ा मुश्किल हो गया। एंड फॉर यू इट्स इजी टू गो टू ब्रूनेई और वेरी हार्ड? I cannot go in because the tinted. The car tinted, cannot go inside. Car? This one, the glasses is black. So in Brunei every car has to be white glass, no black glass. भाई साहब कह रहे हैं कि ब्रूनेई के अंदर
काली कार अलाउड ही नहीं है। जैसे अपने इंडिया में कार के ऊपर जो ये काली फिल्म है ये अलाउड नहीं है ना भाई, पुलिस वाले जब भी देखते हैं उसको उतरवा लेते हैं। यहाँ पे मलेशिया के अंदर लोग खुला रखते हैं। और सेम सीन ब्रुनेई के अंदर मलेशिया की तरह नहीं, अपने इंडिया वाला सिस्टम मान लीजिए कि आपकी गाड़ी के ऊपर काली फिल्म नहीं चढ़ सकती। यहाँ से बॉर्डर तक के मेरे लग रहे हैं 25 मलेशियन रिंगट, बोले तो आपके लगभग 440 रुपये हो जाते हैं। वो फेयर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यार यहाँ से हाउ मेनी किलोमीटर्स बॉर्डर? 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर। फेयर अमाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। बस तो नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप ग्रैब के थ्रू ही ना बॉर्डर तक जा सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में तो ये जो भाई साहब है इनको बुक किया था बस स्टैंड तक, लेकिन फिर इनसे मैंने बात की और फिर मैंने ग्रैब पे चेक किया ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि इससे अच्छा तो फिर आप मेरे साथ ही चल पड़ो, मैं उधर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि बस स्टैंड पे जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं तो बस एक ऐसे एस्टिमेट मारा था कि क्या पता मुझे फ़ायदा मिल जाए। और यहाँ पे भाई हाईवे है पूरा, अभी तक 4 लेन हाईवे चल रहा है। ये वाला हाईवे कुचिंग तक जाता है। इवन दो ये मलेशिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट पार्ट है, लेकिन इस एरिया में भी आपको रोड बहुत अच्छे मिलेंगे। और रोड अच्छे होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भाई इन टर्म्स ऑफ मलेशियन ऑयल इंडस्ट्री ये जगह एपी सेंटर है। और जिस कंट्री में मैं अभी आगे जा रहा हूँ ब्रुनेई, वो तो भाई ऑयल के ऊपर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं, ब्रुनेई के जो करंट सुल्तान हैं, वो ब्रुनेई के ऊपर पिछले आई थिंक 40-50 सालों से राज कर रहे हैं। और वो दुनिया के वन ऑफ द वेल्थिएस्ट लोगों में से भी एक हैं, जिनकी वेल्थ अराउंड 20 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास है। द ब्रुनेई सुल्तान इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड यार, अराउंड 20-30 बिलियन डॉलर्स एंड सच अ स्मॉल कंट्री। आप देखिए यार, ये मैप के ऊपर ब्रुनेई है, इतनी छोटी सी कंट्री। मान लो अपने पूरी कंट्री में जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो 150 किलोमीटर का भी नहीं बनेगा। और इसके पास तेल इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। 1950 तक एकदम पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे कमज़ोर इकोनॉमी मान लीजिए आप। लेकिन अभी भाई जब से यहाँ पे तेल मिला है उसके बाद पूरा एकदम सब कुछ ही चेंज हो गया है। जो 4 लेन हाईवे था वो तो हो गया ख़त्म, अब ये 2 लेन हाईवे आ गया है, और जो मुझे एकदम चेक पोस्ट तक पहुंचा देगा। अभी मलेशिया के मैं जिस एरिया में हूँ ना, यहाँ पे पाम ऑयल की दबा के प्रोडक्शन होती है। और जो मलेशिया है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ पाम ऑयल। इंडिया मलेशिया से अच्छा खासा पाम ऑयल खरीदता है। वैसे अपना जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो तो है इंडोनेशिया, लेकिन दूसरे नंबर पे मलेशिया आता है। अभी हम एक ब्रिज के ऊपर आ गए और इस ब्रिज का नाम है एशियान ब्रिज। बीच में ये नदी है और नदी के दोनों तरफ आपको ये पाम ऑयल के पेड़ मिलेंगे दबा के। ये जो बाहर पेड़ देख रहे हो ना, ये सब पाम ऑयल के पेड़ है भाई। बोर्नियो आइलैंड के ऊपर जो डिफोरेस्टेशन हो रही है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी इस पाम ऑयल का ही है। तो समहाउ जो इंडिया के अंदर डिमांड बढ़ रही है पाम ऑयल की, कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। और इसमें यार हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको ध्यान देना चाहिए, जो हमारे लोकल ऑयल है उसको यूज़ करना चाहिए हमें, बजाय कि पाम ऑयल। पाम ऑयल हेल्थ के लिए उतना कोई अच्छा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट सुने हैं मैंने इसके। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से अपनी कंट्री में चल रहे हैं भाई। खास करके जो अपनी FSSAI है या फिर जो अपना हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी इंपोर्ट कम होंगे और दूसरा भाई हमारी हेल्थ भी सुधरेगी। तो अभी पहुंच गए हैं भाई मलेशिया इमिग्रेशन। तो भाई पहुंच चुका हूं। जो टैक्सी वाले भाई थे उन्होंने मुझे यहाँ पे उतार दिया है और अब यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करके फिर जो मेरा ब्रुनेई साइड वाला इमिग्रेशन है वो क्लियर करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या नहीं। भाई जो मेरा मलेशिया का इमिग्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है भाई। 2 मिनट में इमिग्रेशन हो गया, कुछ सवाल वाल कुछ नहीं पूछे, एग्जिट बड़ी आसानी से हो गया। अब मैं ब्रुनेई साइड जा रहा हूँ। अभी तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि गाड़ी में आए हो या नहीं आए। मैं तो ऐसे पैदल आया हूँ, गाड़ी वो टैक्सी वाले भाई ने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया था। ये भाई देखिए मेरा मलेशिया से एग्जिट हो चुका है और एग्जिट करने से पहले यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे कॉफ़ी पी के फिर आगे मैं ब्रुनेई की तरफ निकलूंगा। इतना आसान इमिग्रेशन तो लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा था। 1 मिनट में और 1 मिनट में सब क्लियर। लेकिन पंगा ये है गर्मी में आपको पैदल वैदल सही चल के जाना पड़ता है। ये अपनी एक चाइनीज़ दादी है मेरे लिए, शायद मैंने इनको बोला कि शुगर नो, शुगर नो, वुतांग ओके। You eat? No, here, yes. This? Eat, huh? Yeah. Okay. शेषे। हाँ अब भाई यहाँ पे आंटी के पास कॉफ़ी पी ली और अब मैं निकल रहा हूँ। मैं यहाँ से अगर गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी में बैठ के निकल जाएगा लिफ्ट लेके। हाँ मेन बॉर्डर वही है भाई, और मेरे हिसाब से है ना यहाँ पे कैमरा वैमरा अलाउड होगा नहीं। एंट्री ले रहा हूँ भाई पैदल चल के। बाय बाय मलेशिया
एंट्री इन इस साल की मेरी नई कंट्री नंबर, सबसे पहले इथियोपिया, केनिया, म्यांमार, मलेशिया एंड 5th नंबर। इस साल की मेरी 5वीं नई कंट्री के अंदर एंट्री हो रही है मेरी अब ब्रुनेई के अंदर। बाय बाय मलेशिया। तो भाइयों एंट्री हो चुके हैं मेरी ब्रुनेई के अंदर, और यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो थोड़े आगे रह जाते हैं, वहाँ तक मेरे को पैदल ही चल के जाना पड़ेगा शायद। बहुत दिन हो गए थे भाई किसी कंट्री में मैंने ऐसे एंटर नहीं किया था। फाइनली काफ़ी टाइम बाद इसी तरीके से किसी कंट्री में एंटर कर रहा हूँ। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मुझे चलना पड़ा है, और जो ब्रुनेई का बॉर्डर कंट्रोल है बस आगे आने वाला है कंट्रोल पोस्ट। अरे यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ है। अब ये स्क्रिप्ट तो अरेबिक है, लैंग्वेज मुझे पता नहीं, शायद ब्रुनेइयन लैंग्वेज के लिए आगे लोग अरेबिक स्क्रिप्ट को यूज़ करते होंगे। जो ब्रुनेई कंट्री है भाई ये एकदम इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे शरिया लॉ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शरिया लॉ का एक थोड़ा अलग टाइप का वर्जन है। एग्जैक्टली शरिया लॉ नहीं है शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ। जो इमिग्रेशन पोस्ट है आई थिंक आ चुकी है, वहाँ पर जाके अब भाई सारे जो फॉर्मेलिटी हैं वो सब करनी पड़ेंगी। हाँ भाई एंट्री तो हो गई है, जहाँ से गाड़ी वाले एंट्री लेते हैं ना वहीं उसी काउंटर पे जाके मुझे अपना इमिग्रेशन क्लियर करवाना। इतना कुछ मुश्किल नहीं था यार, सब कुछ आसानी से हो गया। लेकिन अभी तक मेरा ब्रुनेई का इमिग्रेशन हुआ नहीं है, तो वो यहाँ पे होगा। उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 2 पासपोर्ट है मेरे पास, और लैंड बॉर्डर पे अरे अपनी जिमनी, लेकिन ये छोटे वाली है। हाँ लैंड बॉर्डर पे थोड़ा बहुत टाइम वाइम लग सकता है क्योंकि सिस्टम लैंड बॉर्डर पे थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे लैंड बॉर्डर मेरे को लगता नहीं है टूरिस्ट इतने आते होंगे, ज़्यादातर टूरिस्ट वैसे एंट्री लेते होंगे। तो एक बार मैं सब करवाने के बाद फिर आप लोगों से बात करता हूँ। भाई जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है, लेकिन ये मैंने सोचा ही नहीं था कि ये वाली चीज़ का भी होगा। इंडिया से आने के बाद मैं कुआलालंपुर में जो ब्रुनेई की एम्बेसी थी वहाँ पे लिटरली इसी काम के लिए जाके आया था। उनसे मैंने पूछा था कि यार मेरा वीज़ा वैलिड है या नहीं, तो उन्होंने 2-3 घंटे लगाए, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका वीज़ा वैलिड, आप जा सकते हो। अब बॉर्डर पे आके लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपका वीज़ा वैलिड नहीं, आपका वीज़ा नए पासपोर्ट पे होना चाहिए। पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, बैठा हुआ यहाँ पे। अब मेरा दिल धक धक हो रहा है क्योंकि वरना वापस मुझे मलेशिया के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी एक बड़ा ही सस्पेंस बना हुआ है। फिर एम्बेसी और इमिग्रेशन अलग अलग काम थोड़ी करते हैं। अब एम्बेसी ने बोल दिया कि वीज़ा वैलिड है तो वैलिड है। एम्बेसी ने मुझे ऐसा भी नहीं बोला कि आपको फ़्लाइट से एंट्री लेनी है, उन्होंने बोला मैं बस जा रहा हूँ। तो वीज़ा तो हर जगह वैलिड होना चाहिए ना, तो अगर नहीं है तो मुझे वो लिख के देते या फिर बताते। उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं। अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है यार आज मेरी कोई गलती नहीं है सच में। एम्बेसी ने जो दिया उसका मैं क्या करूँ, उसमें मेरी कहाँ गलती है। या तो उन कुआलालंपुर वालों को मुझे बताना चाहिए था तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता। अब जो नेक्स्ट एम्बेसी भाई वो कोचिंग में है, और कोचिंग के लिए वापस से बस लो, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, अब बनना रहा है मेरा सर। मैं तो इधर से इधर ही घूमता रहूँगा यार। I have to go back to coaching, yeah? Yes, you can show this one. In the embassy? You can just remain in Brunei though, in Miri. Dahil kami masuk balik juga. So you mesti ambil visa di Oh, Kuching. okay. So in coaching I can show this and they might they give me You this. show this here, not in Kuching. No, Here. in embassy, in Brunei embassy because you need I'm to photocopy though, because this one need to submit to officer in Miri. Ah. Because they will take that one. they will take this one. So you ask for copy from them. Okay. So do you think I can easily get in coaching? Definitely, because you have valid visa inside your passport. So I can easily get the visa. Yeah. I can. Just show them this one got accepted because it's all in all passport. That's it. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. How I can go back? Go back to Miri. Go back to Miri because my visa is not valid because it's on the old passport. Oh, okay. Yeah. Just follow the gate there. That Yeah, gate. then you go to I have to walk. Yeah. Oh, maybe I can find a ride. Thank you. कर दिया दिमाग खराब भाई। ये देखिए भाई मेरी एंट्री रिफ्यूजल का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। अब बंदा क्या कर ले, इधर से उधर ठन ठन गोपाल बना दिया है मेरा। Can I put it here? The big bag? Okay, just a minute. Thank you. Okay. You're from Brunei or from Malaysia? From Malaysia. Malaysia. Terima kasih. Okay. Thank you. Sama. ये भाई वापस से मेरी मलेशिया के अंदर एंट्री हो रही है, जिसको मैं छोड़ के गया था। यहाँ से पैदल पैदल जा रहे थे, भाई साहब ने गाड़ी रोक ली और इनके साथ मैं लिफ्ट लेके वापस से मलेशिया के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। अब बताओ भाई बंदा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। एक तो मलेशियन इमिग्रेशन की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने वापस मुझे एंट्री देने में कोई लफड़े नहीं दिखाए, आसानी से मुझे एंट्री दे दी। और जो मेरी पुराने वाली एंट्री थी वही वाली डेट वैलिड रहेगी, क्योंकि ऑफिशियली तो मेरी एग्जिट हुई नहीं है ना मलेशिया से अभी तक, क्योंकि वापस में आ गया। तो अभी मैं वापस कोचिंग जाऊँगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कोचिंग के अंदर जो ब्रुनेई की कॉन्सुलेट है वहाँ पर जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर वीज़ा अप्लाई करके अब क्यों फ्लाई करके जाने वाला हूँ। ये जो मेरा नशा था ना कि लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है। पर अगर मैं एयरपोर्ट से जाता
तो भी तो मेरे साथ ना ये नाटक तो होने ही थे। ये गलती इसमें मेरी बिल्कुल भी नहीं है, गलती है कोलालमपुर में जो ब्रुनेई की एम्बेसी उनकी उस स्टाफ की। उन्होंने लिटरली मुझे बोला था कि आप इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हो, आप बस दोनों पासपोर्ट लेके जाना। दोनों पासपोर्ट मैं लेके गया, फिर भी मुझे एंट्री नहीं दी। एक फॉर्म पकड़ा दिया है, बोलते कि इस कारण से आपको भाई आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है। भाई पासपोर्ट के ऊपर लिटरली लिखा हुआ है पासपोर्ट कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अगर वीज़ा वैलिड है तो वो वैलिड है। बोलते नहीं कि जो एम्बेसी होती है ना वो अलग डिपार्टमेंट होता है, इमिग्रेशन अलग डिपार्टमेंट होता है। अब इसे नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है, मुझे क्या पता कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है। तो ये था भाई मलेशिया का इमिग्रेशन वाला जगह। और अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी, मैं तो टैक्सी नहीं करूँगा अब यहाँ से। भाई दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। चलो यार, इजिप्ट में जो मेरे साथ पंगे वो उसमें मेरी गलती थी कि मैंने सारी चीज़ें ढंग से चेक नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गलती है मेरी, बंदा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सच में किसी ने सही बोला था। ये लिफ्ट भी नहीं मिल रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी तो मिलेंगे नहीं। भाई साहब दीपांशु कित फंस गया छोरे, अब कर लो क्या करोगे आप। पता नहीं, मुझे ना सच में फीलिंग आ ही रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इमिग्रेशन के ऊपर, और सच में ही हो गई। ओके थैंक यू, बाय बाय। अब भाई उन भाइयों ने तो मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, लिफ्ट लेके मैं वापस से मेरी पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से बस स्टैंड जा रहा हूँ। और क्या चाह रहा है मेरे पास, मैं अकेला ये नहीं कहूँगा कि ये वीज़ा की प्रॉब्लम थी, वीज़ा की प्रॉब्लम है, लेकिन ये अपने इंडिया का पासपोर्ट के साथ भी एक पंगा है यार। अपने पासपोर्ट को बहुत सारे लोग, और ख़ास करके रिसेंट दिनों में जो डंकी वाला सीन होने लग गया है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत अलग ही निगाहों से देखती है। थाईलैंड के अंदर लोगों को दिक्कत आ जाती है यार, क्या ही बोले अब। चलो ठीक है, एम्बेसी को नहीं पता, लेकिन एम्बेसी इतनी पागल थोड़ी होगी कि उनको ये चीज़ें पता होने के बाद भी वो मेरे को ऐसे बोले। अगर एम्बेसी अगर कल्टाना चाहती मेरे को, तो एम्बेसी तो ये मना भी कर सकती, मना कर देती तो भी मैं एम्बेसी का क्या बिगाड़ लेता। लेकिन अब ठीक है भाई। ये देखिए वापस से मेरी पहुँच चुका हूँ। ये वही मार्केट है जो जहाँ पे कल रात को मैं आया था। ये एक और पंगा है यार लैंड बॉर्डर पे, पर मैं ये शुक्र मना रहा हूँ, शुक्र है मैंने वहाँ से फ़्लाइट नहीं पकड़ी। फ़्लाइट पकड़ के जाता तो और ज़्यादा पंगे होते। अब अगली बस पता नहीं कितने बजे होगी यार, एक बस 3:30 की थी, वो बस अभी निकल ही रही है मेरे हिसाब से, वही बस थी, वो निकल गई शायद। अब एक और बस बुक करनी पड़ेगी मुझे यहाँ से कोचिंग की, 2000 के आसपास ये लग गए मेरे बेफालतू के। फ़्लाइट भी मिल रही है, लेकिन फ़्लाइट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 7000 की फ़्लाइट मिल रही है, बस भी मुझे कल सुबह 7 बजे पहुँचा देगी और फ़्लाइट मुझे 1.5 घंटे में पहुँचा देगी। ठीक है अब देखते हैं। कोचिंग नाउ बस MTC. व्हाट टाइम 4:30 they want. एंड व्हाट टाइम रीच कोचिंग? 7 o'clock they want. 7 o'clock. Yeah. हाउ मच? 105. कैन आई पे बाय कार्ड? QR? नो कार्ड ऑनलाइन यस? Only this one. No, I am a tourist. Online number, huh? No, online easy book. Easy book? Yes. Yeah. दिस वन ओके, आई विल चेक इजी बुक। भाई यहाँ पे आने के बाद भी पंगा हो रहे हैं कि यहाँ पे है ना बस बुक करने के लिए सारी कैश पेमेंट मांग रहे हैं, लेकिन जिस बस में मुझे अभी जाना 4:30 बजे बस एक निकलेगी, वो 4:30 बजे वाली बस वाले भाई साहब कह रहे हैं कि आप पूरी बस को ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, आधे रास्ते तक ही वो ऑनलाइन शो हो रही है, बाकी शो ही नहीं हो रही। तो अभी यहाँ पे एक मैडम वो कह रही है वेट करो, बस वाले ड्राइवर से बात करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बस वाला ड्राइवर आएगा, बस यहाँ पे पार्क करेगा, उसके बाद ही मैं बस बुक कर पाऊँगा। 4:30 बजे की बस है, 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। ये MTC एक्सप्रेस सिस्टर ने बात करने गई अभी मेरे बिहाफ पे कि भाई आधी टिकट मैं खरीद लूँगा, आधी मैं ड्राइवर के साथ सेटिंग कर लूँगा। यार मेरे पास कैश लिमिटेड बचा, और कैश क्यों निकलवाऊँ, और कल जाते ही मुझे एम्बेसी में भागना पड़ेगा। मैं पहले से ही तैयार रहूँ ना, अगर एम्बेसी मान लो कि कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगेंगे, और तो क्या ही मांगेंगे यार। पंगा वो नहीं है, पंगा चलो ठीक है मैं डॉक्यूमेंट भी दे दूँगा, पंगा भी ये है कि वो वीज़ा कितने दिन में देंगे मुझे। अगर उन्होंने वीज़ा देने में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर पंगे हो जाएंगे यार। यहाँ पे दिन ही बर्बाद कर रहा हूँ मैं। अब गुस्सा आ रहा है कि लैंड बॉर्डर से जाने का डिसीजन क्यों लिया, पर अगर ये वाले पंगा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट वाले भी करते। आपको क्या लग रहा है एयरपोर्ट पे ये पंगा होता क्या? भाई इमिग्रेशन तो सेम ही होता ना, इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट पे ही पंगा करते हैं। अब मुझे पता नहीं है एम्बेसी की गलती है या इमिग्रेशन की गलती है, मैं तो अपने हिसाब से पूरा ठीक था यार। He said okay. Can you ask him because I cannot you can tell him properly. He can. हैं? He can. You ask him.
भाई तो मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कैश यूज़ करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन टिकट शो हो रही थी वो भी अब दिखना बंद हो गई है। बस गिव फूड और नो नो फूड, No free food. नो फ्री फूड। Yeah. ये भाई टिकट तो मिल गया कोचिंग की, अब जो है यही है। अब भाई अंदर जाएंगे, ये वाली बस जाएगी। व्हाट टाइम रीच कोचिंग? Around 8 o'clock. 8 o'clock मॉर्निंग। सुबह 8 बजे कोचिंग पहुंच जाएगी भाई। ये VIP कोच है। सीट है मेरी ये वाली। अब भाई जो भी है यही है। कल सुबह कोचिंग पहुंच के जो ब्रुनेई की हाई कमीशन है या कॉन्सुलेट है वहाँ जाके सारी बातें करनी पड़ेंगी कि भाई क्या सीन है क्या नहीं, मुझे एंट्री क्यों नहीं दी। वो तो क्या ही बताएंगे, वो कह देंगे कि यार वो इमिग्रेशन वाला है, हमारा इमिग्रेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो वापस से मुझे नया वीज़ा कल सुबह अप्लाई करना पड़ेगा। बस उम्मीद है कि जल्दी से वो वीज़ा देते हैं। अगर वीज़ा में टाइम लगा देना तो मेरा बेफालतू में टाइम बर्बाद होगा। ये बस है भाई उस 2x1 इस साइड ये वाली सीट और उस साइड ऐसा चल पड़ी है भाई। बस अब कुछ नहीं है, यही था। बाकी इस वीडियो ख़त्म मैं उधर कल एम्बेसी जाके करूँगा। एम्बेसी में क्या अपडेट रहेगी क्या नहीं रहेगी। कल सुबह 8 बजे भाई मुझे कोचिंग पहुँचा देंगे। हॉस्टल में सामान रख के सीधा जो कॉन्सुलेट है एम्बेसी वहाँ पे भागूंगा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँगा और वेट करेंगे कि भाई वीज़ा होगा या नहीं होगा। वरना फिर अगली चीज़ को देखेंगे कि भाई अगला अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दिमाग ख़राब कर दिया है। अरे यार पहले बता दो ना कि तुम्हारा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब मैं उधर कुआलालंपुर में इसीलिए गया था कि एम्बेसी के पास पूछने सब कुछ पूछा। फिर भी ये भाई जितने भी बाहर आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सब पाम ट्रीज हैं। भाई पहुंच गया वापस से कोचिंग के अंदर। पूरी रात नींद वींद पता ही नहीं कैसे है, जो भी था अब ठीक है। अब जा रहा हूँ भाई सुबह सुबह एम्बेसी के अंदर और अब देखते हैं कि एम्बेसी वाले क्या बोलते हैं। एम्बेसी तो क्या कॉन्सुलेट वाले क्या बोलते हैं। एम्बेसी तो कुआलालंपुर में है, यहाँ पे उसका एम्बेसी का एक छोटा ऑफिस जिसे कॉन्सुलेट बोलते हैं। देखते हैं वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उनके क्या तर्क होंगे कि हम वीज़ा देंगे नहीं देंगे। बाकी एक बार आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ जो मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ल का मिला है। ये देखिए, रिफ्यूज़ल ऑफ एंट्री दीपांशु सांगवान। और इन्होंने रीज़न दिया है कि पासपोर्ट नॉट हैविंग ए वैलिड वीज़ा अंडर पासपोर्ट एक्ट चैप्टर 146। इस मामले में मेरे को इमिग्रेशन वाले थोड़े ज़्यादा सही लगे। उन्होंने लिटरली मुझे एक अच्छा सा पेपर दिया, इसके ऊपर सारे रीज़न लिख के दिए कि भाई हम आपको इसलिए एंट्री नहीं दे रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप एम्बेसी में दोबारा जाएंगे तो वीज़ा मिल जाएगा। कुआलालंपुर एम्बेसी थी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि भाई तू जा सकता है। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया यार, मैं वरना वहीं से अप्लाई कर देता। मैं कुछ ना कुछ तो देखता है यार। 2 दिन बर्बाद हुए और वहाँ आने जाने के पैसे। ये देखें सुबह के 9:05 हुई है। अब पहुँच तो गया हूँ भाई। ये है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ब्रुनेई दारुसलाम। भाई तगड़ा ही सिस्टम हो रहा है। आज यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। उधर एम्बेसी में गया तो एम्बेसी वाले भाई ने बोला कि सर जी एम्बेसी आज बंद है तो आज आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। फिर मैं तो भाई आज एम्बेसी क्यों बंद? बोलते पब्लिक हॉलीडे है, आज शायद बुद्ध पूर्णिमा है और इसे यहाँ पे वेसक करके कुछ हॉलीडे बोलते हैं। और इसी कारण से जितने भी ऑफिशियल वर्क है मलेशिया के अंदर आज सब छुट्टी है उन सब ये कारण की। बाकी आपको बता देता हूँ कि मलेशिया के अंदर इतनी कोई बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है नहीं। जो चाइनीज लोग हैं ज़्यादातर वही फॉलो करते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बुद्धिज्म को लेके छुट्टी दी गई है। तो फिर अब ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। कल वापस से जाऊंगा सुबह उठ के और अब दिन ही बर्बाद हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं अब। या तो अगर वो कल बोल देते हैं कि नहीं देंगे वीजा तो मैं जल्दी से इंडोनेशिया भाग जाऊंगा, मेरा बहुत हो लिया है यहाँ से। और अगर बोल देंगे वीजा दे देंगे कि लेकिन हम 1-2 दिन लगाएंगे तो फिर यहाँ के आसपास जो गाँव है वहाँ पे थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग करके आ जाऊंगा। अभी देखते हैं कि क्या सीन रहेगा क्या नहीं। हाथों हाथों वीजा देने वाले नहीं है, कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लगाएंगे, मेरे को इतना कन्फर्म है। वो फिर उनके ऊपर ही डिपेंड होगा कि वो मुझे क्या बोलेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं अगला जो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लूंगा। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। यही था मेरा ब्रुनेई के अंदर एंट्री रिफ्यूजल का केस। मुझे ज़्यादा एम्बेसी वालों की गलती लग रही है क्योंकि उन्होंने तो मुझे एक पर्चा वर्चा सब पकड़ा के दे दिया। अरे यार देखना पड़ेगा, मैंने वो पर्चा ही फेंक दिया जो उन्होंने मुझे रिफ्यूजल का दिया था। वापस से हॉस्टल में जाके वो डस्टबिन से निकालना पड़ेगा, मैंने ध्यान दिया नहीं। तो बस भाइयों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।